दोस्तों, वैसे तो किसी भी बाघ, भालू, हाथी, गुलदार, इवन जंगली सुअर, इन सबको अगर देख लो जंगल में या कहीं, एक तो एकदम से खौफ से पसीने छूटने ही लगते हैं यार, आदमी डर ही जाता है कि नहीं? लेकिन उत्तराखंड में कुछ महान शख्स ऐसे भी हैं जिनके नाम से आदमखोर जानवर भी खौफ खाते हैं। कुछ ऐसी महान शख्सियत हैं जैसे जॉय होकिल सर, श्री लखपत सिंह रावत जी, नवाब साहब हमारे साद बिन आसिफ साहब, श्री हरीश धामी जी, और भी बहुत सारे हैं। ये लोग निस्वार्थ भाव से इस मानव रक्षा के कार्य में लगे हुए हैं। ये किसी तरह का ना तो पैसा लेते हैं ना कुछ वो, बल्कि अपनी जेब से खर्च करके लोगों को जो है निजात दिलाते हैं ऐसे दुविधाओं से। खुद अकेले जॉय सर अब तक 47 आदमखोर गुलदारों को मार चुके हैं। हालांकि शिकार करना गैर कानूनी है, लेकिन जॉय सर को वन विभाग द्वारा ही ये जिम्मेदारी दी गई है। मतलब वन विभाग ने उनको ये काम दिया है कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जहां भी कोई बाघ आदमखोर हो जाए तो जॉय सर जाएं और उसको जो है सही ट्रीटमेंट दें, मतलब एक सही सबक सिखा सके। तो जॉय सर काफ़ी जॉली नेचर के हैं, वैसे तो बड़े हल्के फुल्के आदमी हैं, मतलब विचारों से। जॉय होकुल सर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और कुमाऊं के अल्मोड़ा से भी बहुत ज़्यादा इनका जुड़ाव रहा हुआ है। कुछ ननिहाल पक्ष से अल्मोड़ा से हैं। वो अब तक 47 आदमखोर गुलदार और बाघों को मार चुके, मैंने बताया भी आपको। और जॉय सर की जो गोली का निशाना है वो सिर्फ आदमखोर बाघ या तेंदुए ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉय सर जानवरों के दुश्मन हैं, बल्कि जो जानवर इंसानों का दुश्मन बन जाता है जॉय सर उसके दुश्मन हो जाते हैं। जॉय सर का मैक्सिमम जो टाइम है, जो समय है, वो जंगल में ही कटता है। अभी भी वो जो है अपना ये पिछले 4 महीनों से एक आदमखोर गुलदार को ढूंढ रहे हैं, एक आदमखोर तेंदुए को ढूंढ रहे हैं, जो उत्तराखंड के घनश्याली नामक एक कस्बा है जहाँ टेहरी डैम है उसके पास में ही। तो उसी के आसपास के एरिया है, वहीं पे एक्टिव है और कोई बहुत बड़ी टेरिटरी नहीं है उसकी। और इसका एक पाँव खराब है बाघ का, तेंदुए का, लेकिन वो इतना शातिर और चालाक है कि वो शिकारियों की नज़र में नहीं आता है, शिकारी को दिखाई नहीं पड़ता है। जॉय सर के अलावा हमारे श्री लखपत सिंह रावत जी, भैजी, मैं तो उन्हें भैजी ही कहता हूँ ना, बड़े भाई ही बोलता हूँ। और उनके अलावा 6 और टीमें भी हैं जो उसका पीछा कर रही है, उस लेपर्ड का पीछा कर रही है, वो मिल नहीं रहा है। हालत ये है कि वो इतना चालाक है कि अपने मारे हुए शिकार को खाने के लिए दोबारा नहीं आता है। जैसे उसने एक शिकार मार दिया तो उस पर फिर दोबारा नहीं आता है। उस टाइम जितना खा लेगा, फिर गया तो गया। और सबसे ताज्जुब वाली बात है कि ये गुलदार रात में नहीं, दिन में शिकार करता है। दोस्तों, ये लेपर्ड के नेचर से मेल नहीं खाता है यार। गुलदार निशाचर है, रात का जानवर है ये, और सिर्फ रात में ही शिकार करता है। रात से मेरा मतलब है कि 6 बजे के बाद, मतलब गोधूली के बाद का जो समय होता है ना, जब बिल्कुल अंधेरा होना शुरू होने लगता है, उस टाइम में इसका जो है एक्टिव होता है, ये उस टाइम में शिकार करना शुरू करता है। लेकिन ये तो बिल्कुल अपवाद है उसका। ये गुलदार जो है दिन में 2:30 से 3 बजे के बीच अपना एक्टिव हो जाता है और 6 बजे तक एक्टिव रहता है, यानी कि 6 बजे के बाद ये गायब हो जाता है। जबकि अमूमतः तेंदुआ 6 बजे के बाद एक्टिव होता है, लेकिन ये 6 बजे तक रहता है। बिल्कुल ही अपवाद है यार, ये दिन में शिकार करता है। खैर, इस गुलदार की बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इसके पकड़े जाने के बाद या इसका जो भी निष्कर्ष होगा या मारा जाएगा, जो भी होगा उसके बात करेंगे। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ जॉय सर की।
वो कहते हैं कि गुलदार आमतौर पर इंसानों पर तभी हमला करते हैं जब वो घायल हो गए हों, बूढ़े हों, बहुत या बहुत एक लंबा टाइम हो गया हो, शिकार नहीं मिला हो, बहुत भूखे हों, और ऐसे में आसान जो शिकार हो उसको अपना निवाला बना लेते हैं। और सबसे ज़्यादा आसान जो आसान शिकार है वो बच्चे और औरतें ही होती हैं। ये बात देखते आ रहे हैं हम लोग, लगातार बच्चों या औरतों पे ही अटैक होता है। गुलदार या बाघ के आदमखोर होने के कई कारण हो सकते हैं, और उन कारणों को आप जानते ही हैं, उन सब कारणों को बार बार दोहराना बेकार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इंसान खुद अनजान में मतलब गलती से, अनजाने से गुलदार को आदमखोर बनने की दावत दे देते कि आजा भैया तू बन जा आदमखोर। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपको इस बात को थोड़ा सा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, मैं थोड़ा जो ये मैंने समझता हूँ मैं, वो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। आदमखोर होने के जो सामान्य कारण है वो तो आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे, बाघ ने बच्चे दिए हो, या उसको पोक किया गया हो, घायल हो, ये हो, वो सब आप जानते हैं। लेकिन जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा अलग है। इतिहास गवाह है कि 90% बाघ या गुलदार के आदमखोर बनने के पीछे कहीं ना कहीं गलती जो है वो इंसान की ही रही होती है। इंसान कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर चुका होता है कि बाघ जो है आदमखोर हो जाता है। लेकिन मैंने एक अभी रिसेंटली मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में आया, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब कुछ और कारण भी जुड़ गए हैं, और जो नए कारण हैं मेरे को लगता है कि और ज़्यादा डेंजरस है। जो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके लिए ये ज़्यादा डेंजरस है, ये नए कारण। अब इनमें से क्या है, जैसे हम लोग क्या है, हाईवे पे या सड़कों के किनारे पे हम लोग अपने ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे वगैरह बनाते जा रहे हैं, और इनकी किचन में हम लोग खुल के नॉनवेज बनाते हैं। बनता है ना, जम के नॉनवेज बनता है, और उस नॉनवेज की बची खुची हड्डियाँ, या दूसरा वेजिटेरियन खाना भी है तो उसका जो बच गया, जो भी है प्लेटों से निकला विकला, जो भी बचा खुचा जो भी सामान है, उन सबको हम बाहर कूड़े में डाल देते हैं। एक जगह कूड़े की जगह बनाते हैं, वहाँ डाल देते हैं। अब इससे होता क्या है कि रात के समय या किसी टाइम में आसपास के जो जानवर हैं, जैसे कुत्ते, गाय, शियार, जंगली सुअर, ये सब आते हैं, उसमें अपने मतलब का भोजन ढूंढते हैं। तो उस ये वहाँ खाना ढूंढते हैं, तो उनके पीछे पीछे बाघ, या पहाड़ों में तो गुलदार, ये भी आना शुरू कर देते हैं। और वो बड़े आसानी से उन ये कार्निवोरस को ये बड़े आसानी से जो है शिकार जो है अपना उपलब्ध हो जाता है। कूड़े के ढेर के पास आसानी से मिल जाता है इनको, मतलब खाने का सामान जहाँ फेंका गया है वहाँ पे इनको मिल जाता है आसानी से। इससे दो बातें बनती है दोस्तों। पहली तो, जिन बाघ या गुलदारों को जंगल में अपने शिकार के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, पता नहीं कितने बार अटेम्प्ट करता है, 7-8 बार 10 बार अटेम्प्ट करता है, तब जाकर के एक शिकार को पकड़ पाता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो मेहनत थी, वो मेहनत अब नहीं करनी पड़ती है। अब तो वो यहाँ पे है, उसको सामने दिख रहा है, मारा उसने। अब जब इन कार्निवोरस को आसानी से शिकार मिलने लगा, तो अब इन लोगों ने क्या किया, जंगल में जाकर के शिकार ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि वो मेहनत का काम ज़्यादा था। अब उनकी जो आदतें थी उसमें बदलाव आने लगा। अब वो इजी टारगेट को पकड़ने लगे, जो इजीली अवेलेबल हो जाए वो टारगेट बनने लगा। अब उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी पहले करनी पड़ती थी जंगलों में, बल्कि उन्हें आसानी से अब एक ही जगह पे शिकार मिलने लग गया है। ना कहीं ज़्यादा भटकना, ना ज़्यादा कुछ। उन्हें पता है यार आपने इस टाइम यहाँ पे सुअर आएगा, कुत्ता आएगा, गाय आएगी, कुछ ना कुछ आएगा, मुझे मिल जाएगा भोजन। दूसरी बात यह है कि कार्निवोरस जब अब क्या है कि आबादी के नज़दीक रहने लगे इन सब की वजह से, और इनको अब क्या है कि इंसानों को देखने की आदत सी हो गई है। ये काफ़ी मतलब रोज़ देख रहे हैं इंसान को आते जाते, तो इन लोगों के लिए इंसान कोई मतलब कोई कुछ रह नहीं गया है। अब अगर मान लो आप 5-6-7 महीने के बाद कोई ढाबा या रेस्टोरेंट किसी कारण से बंद हो जाता है, कोई रीज़न होता है बंद हो जाता है, तो उन पशुओं को खाना मिलना भी बंद हो जाता है जो रोज़ वहाँ पे खाने की तलाश में आते थे और इन कार्निवोरस का शिकार बन जाते थे। लेकिन अब जब उनको मिलना बंद हुआ तो उन्होंने आना बंद किया, और जब कार्निवोरस जब वो नहीं आए तो इन बाघों को और इन तेंदुओं को भी जानवर नहीं मिला शिकार करने के लिए, तो वो क्या करें, भूखे तो रह नहीं सकते हैं।
जंगल में जाकर के शिकार करने की आदत अब ख़त्म हो गई है। क्या करें? तो अब वो इंसानों पर हमला करने लगते हैं। अब जो है इंसान उनकी पकड़ में आने लगता है। जो ये बाघ और जो ये गुलदार थे, एक समय में घने जंगलों में रहते थे और इंसानों के समीप आने से ये थोड़ा सा शाय रहते थे, थोड़ा डरते भी थे। अब वो निडर हो गए। अब उन्हें इंसान से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि इतने हैबिचुअल हो गए उनको रोज़ देखने के। इसका एक छोटा सा मैं एक और बड़ा सरल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप शायद मेरी बात को समझ पाएंगे। जब जानवर इंसानी आबादी के नज़दीक रहने लगता है तो वो इंसानों से डरना बंद कर देता है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, बंदर। मेरे ख्याल से आज के टाइम में हिंदुस्तान का तो शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहाँ बंदरों ने उत्पात ना मचा रखा हो, बंदरों ने आतंक ना फैलाया हुआ हो। क्योंकि बंदर जान गया है कि ये इंसान हमसे डरता है भाई, ये बड़ा डरता है। ये तो इनकी औरतें को देखो कैसे डरती हैं। मंदिरों के आसपास हाथों से ये प्रसाद के पैकेट छीन ले जाना, बैग छीन ले जाना, बैग के अंदर से सामान निकाल ले जाना, है ना। ये तो बड़ी कॉमन बात है। अरे या लोगों के घरों के अंदर घुस के रसोई में घुस जाते हैं और खाने का सामान उठा के ले जाते हैं। मैं कहीं किसी और जगह की बात क्यों करूं, अभी 2 दिन पहले अपने घर का किस्सा बताता हूँ। मेरे घर भी जो है ना, चारों तरफ ये बंदरों का गढ़ बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले हुआ क्या कि हमारे घर का जो ये मेन जो दरवाज़ा है ये खुला रह गया गलती से। कोई गया तो वो खुला छोड़ गया और साहब 2 बड़े भारी भरकम बंदर जो है आराम से मेहमान बन के घर के अंदर घुस आए और उसमें से एक ने तो बड़े आराम से फ्रिज खोला और जो उसके अंदर जो सामान वामान था वो सब निकाल के उसने बाहर करना अपना सब शुरू कर दिया। और जो दूध का भगोना था उससे दूध भी पिया उसने। अब जब ये आवाज़ हुई तो मम्मी की नज़र उन पर पड़ी, और जब मम्मी की नज़र पड़ी तो वो बेचारी डर के मारे चीख निकली और वो चीखते हुए भाग करके दूसरे कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। फिर वहाँ से मुझे मोबाइल में फ़ोन कर रही है, बंदर आ गए क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं करते, मैं तो चारपाई में पड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम कमरे से बाहर मत निकलना, कहीं आपको ना काट दे यार। चिंता भी मुझे कि उन्हें काट देता तो। मैंने अभी जो कर रहे करने दो। फिर काफ़ी देर तक उन दोनों बंदरों को अपना वो करते रहे। जब उनको उनके मतलब का सामान मिल गया, थोड़े फल वल मिल गए, दूध दूध मिल गया, ब्रेड वगैरह रखी हुई थी, और सबको लेकर के अपना वो छत पे चले गए। तो ये हालत है। अब मैं आपको दूसरी, अब आप किसी घने जंगल में चलिए, ठीक है, यही बंदर जो शहरों में हैं आपको डरा के आपका सामान ले जा रहे हैं, आपके घरों में घुस जा रहे हैं, इन्हीं बंदरों के भाई बंधु जो अभी भी वनवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनका नेचर आपको इनसे अलग मिलेगा। वो जंगलों में आपको देखेंगे और देख करके डर जाते हैं। वो आप पर अटैक नहीं करते, वो डर जाते हैं और पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे और वहाँ पर चढ़ के शोर करना शुरू कर देंगे, खी 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 खी, और वो सब डालियों को हिलाना कि कोई अजनबी आ गया है। होता है कि नहीं? तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि जंगली जानवरों में कोई भी, मतलब जंगली जानवरों को कोई भी ऐसा मौका ना दे जिससे वो आबादी के नज़दीक आकर रहना शुरू कर दे। अगर नज़दीक आकर रहना शुरू कर देगा तो इंसानों और जानवरों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे। इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इनका रुकना बहुत ज़रूरी है। अब यार दोस्तों, जानवरों को तो हम जाके सिखा नहीं सकते हैं यार ऐसा मत करो, लेकिन खुद अपने बच्चों को या हम तो सीख सकते हैं ना, हम खुद तो ज्ञान ले सकते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल मानकर चलिए कि हमें अपने दैनिक जीवन या जीवन शैली जो है इसमें बदलाव करना ही करना पड़ेगा। हमें करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया करना, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को ये जो है बंद तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने पहले भी बताए हैं कई बार, आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक हमारा कुछ और है। खैर जाने दो, हमारी बात चल रही है जॉय सर के बारे में। ये मानव रक्षा के लिए बने शिकारी जॉय सर अपनी इस जर्नी को याद करते हुए बताते हैं कि इस काम के लिए उनका जो ये काम कर रहे हैं इससे उनका एक भावनात्मक रिश्ता सा जुड़ गया है। जब उन्होंने आदमखोर को, मतलब गुलदार को मारने का काम शुरू किया था,
तो उन्हें इस बारे में नहीं वो जानते थे कि वो इस काम को आगे भी करेंगे या नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था। लेकिन बाद में इन्होंने महसूस किया कि एक नरभक्षी को मारने से पूरे इलाके के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनकी तो रक्षा होती है, और साथ साथ दूसरे जो सामान्य पशु भक्षी गुलदार हैं, जो नॉर्मल गुलदार हैं, उनकी भी रक्षा होती है। एक मैन ईटर को मारने से दूसरे गुलदार बचते हैं। बहुत सटीक बात है ये, क्योंकि जब किसी इलाके में कोई गुलदार आदमखोर हो जाता है तो उस एरिया में जितने गुलदार हैं वो सारे के सारे जो है शक के घेरे में आ जाते हैं। मतलब सभी फिर जो है मैन ईटर दिखाई पड़ने लगते हैं। और हम इंसान है यार, हमारा नेचर है, हम क्या करेंगे, हम सारे गुलदारों को जो है अपना दुश्मन समझने लगते हैं कि यार नहीं, ये सब दुश्मन है हमारे। कई बार तो गांव वाले क्या करते हैं, गुलदार ने मान लो कोई पशु को मारा है तो क्या करते हैं, पशु की बॉडी के ऊपर जहर डाल देते हैं, और अगर मान लो किसी दूसरे गुलदार ने उसे खा लिया तो बेचारा निर्दोष बिना कारण के मर जाता है, इसके मौत आ जाती है। तो इस तरह की कई बातों को ध्यान में रखकर जॉयसर ने अपना ये काम जारी रखा, तो अपने आप उन्होंने एक्टिव रखा। जॉयसर बोलते हैं कि जिस क्षेत्र में नरभक्षी गुलदार या बाघ होता है वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी, उस एरिया की, वो पूरा पूरा एरिया प्रभावित होती है। इस आबादी में पशु पक्षी भी हैं, इंसान भी हैं, सभी हैं, तो पूरा एरिया जो है प्रभावित होता है। एक तरह से इन इलाकों में कर्फ्यू सा लग जाता है। आपको याद होगा रुद्रप्रयाग के आदमखोर के टाइम में कर्फ्यू सा लग जाता था। दुगड्डा की याद होगी, कर्फ्यू लग जाता था। मतलब जहाँ आदमखोर हुआ वहाँ कर्फ्यू लग गया समझिए। इसलिए वन विभाग पहले तो उसे जिंदा पकड़ने का निर्देश देते हैं कि भाई इनको पहले कोशिश होती है कि जिंदा पकड़ लो पिंजरे में। पकड़ा नहीं जा रहा है तो भैया उसे ट्रैंकुलाइज कर दो, ट्रैंकुलाइज करके पकड़ो। अगर उसमें भी सफल नहीं हो पाते हैं या जानवर और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि उसे शूट कर दिया जाए, और ये ऑर्डर पास हो जाता है विभाग की तरफ से कि उसे गोली मार दो, जान से मार दो। जॉयसर जानकारी देते हुए बताते हैं कि आदमखोर गुलदार की पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा टफ है। घने जंगल में जहाँ एक से अधिक गुलदार हों या बाघ हों, वहाँ एक आदमखोर गुलदार को पहचान करने का कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका तो है नहीं, और ना कोई मानवीय तरीका है कि आप जाके एक एक से पूछोगे भाई तू मैन ईटर तो नहीं है, तू मैन ईटर तो नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पहचान करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, कोई मानवीय तरीका नहीं है। तो ये जो है सिर्फ आपके सालों का जो एक्सपीरियंस है वही काम आता है, उसी से मुमकिन हो पाता है ये पहचान कर पाना कि कौन सा वाला मैन ईटर है। वो बताते हैं कि उन्होंने अभी तक 47 नरभक्षी गुलदार और बाघ का शिकार किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको बड़ी विचित्र सी लगे, जॉयसर ये नहीं चाहते हैं कि उनका आंकड़ा इससे और आगे बढ़े, यानी कि 47 से 48 हो जाए। हालांकि 48वें में बैठे हुए हैं, अभी 48वें को ढूंढ रहे हैं। वो चाहते नहीं हैं, दिल से उनकी इच्छा नहीं कि आंकड़ा और बढ़े। वैसे उनका मतलब वो बोल रहे थे कि हर बार किसी गुलदार को या बाघ को मारने के बाद उन्हें बड़ा दुख होता है। मेरी तो अक्सर बात होती है ना उनसे, आए दिन बात होती है, 2-4 दिन में एक आध बार हो ही जाती है, और उन्हें बड़ा बुरा लगता है मारने के बाद। लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है, मारेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। जॉयसर ने अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब ये इस वाले जो अभियान में है इससे पहले की बात है, एक अपना बड़ा दिलचस्प अनुभव बताया। तो वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, वो शेयर करता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों, रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसने 125 लोगों को मारा था, 8 साल तक एक्टिव रहा था, और जिम कॉर्बेट साहब ने उसे फाइनली गोली मारी थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से रुद्रप्रयाग जो है आतंक के घेरे में आ गया। फिर एक बाघ, तेंदुआ गुलदार जिसको बोलते हैं, लेपर्ड, मैन ईटर हो गया। लेकिन इस बार जिम कॉर्बेट साहब नहीं थे,
बल्कि जॉय हुकिल सर मसीहा बनकर सामने आए। मैं जॉय हुकिल सर, मेरे मुंह से सर ही निकलता है उनके लिए। वो सामने आए और उन्होंने रुद्रप्रयाग के लोगों को इस बाग से मुक्ति दिलाई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि एक बार रुद्रप्रयाग में आदमखोर गुलदार की दहशत फैल गई थी। किसी स्थानीय शिकारी ने किसी तेंदुए को गोली मार दी थी, लेकिन गुलदार मरने के बजाय घायल हो गया था और लोगों पर अटैक करने लगा था, लोगों को मारने लगा था। तब वन विभाग ने जॉय सर को बुलाया और ये उस इलाके में पहुंचे। अभी ये उस जगह पे पहुंच के हालत को समझ ही रहे थे, मतलब जायजा वगैरह ले रहे थे कि क्या है, कहाँ पे कैसी परिस्थिति क्या है, मतलब समझना चाह रहे थे। अचानक जंगल में जो झाड़ियाँ थी उसके अंदर से गुलदार ने सीधे इनके ऊपर छलांग लगा दी। मतलब फायर करने का टाइम नहीं था, सामने जंगल से झाड़ियों से एकदम से इनके ऊपर कूद दिया। इन्होंने राइफल की नाल से ही उसे एक तरफ धकेल दिया। जो नाल थी वो ऐसे उसका आया, उसको पकड़ के ऐसे धकेल दिया। और जो जॉय सर के साथ जो उनके साथी थे अजहर साहब ने तुरंत गुलदार को गोली मार दी। गोली मार तो दी, लेकिन गोली लगने से वो मरा नहीं, घायल हो गया। और उसने तुरंत पलट के दूसरी बार इन लोगों पर फिर से आक्रमण कर दिया। लेकिन टाइम जॉय सर के लिए बहुत था, अब तक तो जॉय सर भी अलर्ट हो चुके थे। उन्होंने तुरंत निशाना साधा और फायर दाग दिया। उनकी बंदूक से निकली गोली सीधा गुलदार के माथे पे लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। रुद्रप्रयाग एक बार फिर से आदमखोर बाघ के आतंक से मुक्त हो गया। तो एक घटना मैं आपको और सुनाता हूँ, ये जॉय सर की नहीं है, ये हमारे नवाब साहब, ये साद बिन आसिफ साहब ने मुझे सुनाई थी अभी ये 3-4 दिन पहले। ये उनके पहले आदमखोर, जो उन्होंने पहला अपनी लाइफ का जो पहला आदमखोर गुलदार मारा था, उसकी घटना वो उन्होंने फ़ोन में ऐसे सुनाई थी। तो उसी तरह से मैं भी शॉर्ट में आपको सुनाता हूँ। हुआ यूं कि उत्तराखंड के ही पोखाल क्षेत्र में एक स्कूल के पास आदमखोर तेंदुआ दिखाई पड़ा, गुलदार, जहां उसने 2 दिन पहले एक 8 साल के लड़के को मार डाला था। तो आसिफ साहब, मतलब नवाब साहब और इन लोगों ने उससे लगभग 500 मीटर के क्षेत्र में, जहाँ पे भरी घनी झाड़ियाँ और कुछ शहतूत के पेड़ वगैरह के जंगल थे, उनमें ट्रैक करना शुरू कर दिया। उस समय इनके साथ में लगभग 50 गांव वाले भी थे जो ट्रैक कर रहे थे। तो 50 गांव वाले भी थे। तभी जो हाइट पे, पहाड़ की जो ऊंचाई होती है, वहाँ पर जो मौजूद गांव वाले थे, वहाँ पे से एक ने चिल्लाया और वहाँ से आवाज़ दी। उससे शहतूत के पेड़ के नीचे आदमखोर तेंदुए को देख लिया था और वहीं से चिल्लाकर उसने बताया कि अरे सर, वो वहाँ पे उस पेड़ के नीचे, वहाँ पे जो ऐसे ऐसे फलानी जगह पे वो बैठा हुआ है, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी उसके बारे में बताया। अब गांव वालों की आवाज़ को सुनकर गुलदार को ये लगा कि उस गुलदार को जो है घेरा जा रहा है, यानी कि उसे पकड़ा या मारे जाने की कोशिश की जा रही है। तो वो एकदम गुस्से में आ गया और वो गुस्से में भर के जोर जोर से उसने जो है दहाड़ना शुरू कर दिया। और उस आदमखोर की भयानक दहाड़ को सुनकर सेकंड नहीं लगे यार, कुछ ही सेकंड में जितने गांव वाले आए थे, वो 50 लोग, वो सबके सब गायब हो गए उस एरिया से। गायब हो गए कहने का मतलब कि सबके सब गांव वाले जो उस एरिया से भाग गए, 9-11 हो गए। क्योंकि यार आदमखोर का खौफ ही ऐसा होता है यार, अगर वो दौड़ते दौड़ते आ जाए, जंप मार दे और एक पंजा मार दे, दांत ही लगा दे, तो आदमी तो गया। मैं कह, इतना भयानक खौफ होता है कि अगर बंदूक नहीं है तो बड़े से बड़ा पहलवान भी जो है डर के भाग जाए। राइफल हाथ में है तो एक सहारा रहेगा कि हाँ यार है, भागना बेकार है, खड़े रहो देख लेंगे। लेकिन खाली हाथ है तो भैया भाग जाओ। उसकी भयानक होती है यार। जिस पेड़ के नीचे तेंदुआ था उस तरफ सीधे ना जाकर करके इन लोगों ने क्या किया, एक लंबा चक्कर लगाकर, जितना हो सके उतना लंबा चक्कर लगा के उसके नज़दीक जाने का एक अपना विचार बनाया कि ऐसा करते कि ऐसे घूम के जाते हैं और तब इसको निशाना लगाएंगे।
अच्छा, आदमखोर गुलदार को कुछ ऐसा अनुमान रहा होगा कि अब ये लोग जो चिल्ला रहे, तो ये सामने की तरफ से सीधा उसकी तरफ आएंगे, सामने की तरफ से ही आएंगे सीधा इसकी तरफ। तो उसने भी उसी हिसाब से अपनी पोजीशन ले ली थी, वो भी उसी हिसाब से रास्ते पे नज़र रख के बैठ गया था। आदमखोर के दिमाग में तो यही रहा होगा कि घुसपैठिया जो है उसके सामने वाले रास्ते से ही आ रहा होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये लोग उसकी बाई तरफ के रास्ते पर एक लंबा चक्कर लगाने के लिए चले गए। तो ऐसे घूम करके आएंगे, मतलब उसके इस तरफ आ जाएंगे। तो ये तो उस रूट पे थे, और क्योंकि ऐसे घूम चुके थे तो इन्हें गुलदार नहीं दिख रहा था, और ना गुलदार इन लोगों को देख पा रहा था। करीब करीब 1 घंटा बीत गया होगा, जैसा उन्होंने बताया कि 1 घंटा बीत चुका था। और कुछ देर बाद इनको जो है गुलदार की एक झलक दिखाई पड़ी, एक झलक सी दिखाई पड़ी, और फिर वो गायब हो गई। और फिर कुछ क्षणों के बाद, कुछ देर के बाद, इन लोगों ने उसके शरीर का पिछला हिस्सा देखा। अब पिछला हिस्सा देख रहे हैं, कुछ दूरी से ये अपनी रेंज में है, पिछला हिस्सा इनकी गन की रेंज में है, और जो बिल्कुल साफ साफ दिख भी रहा है। लेकिन वो जो महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं उसके, जिन पर गोली चलाकर उसे धाराशायी किया जा सके, उसे मारा जा सके, वो नहीं दिख रहे थे। तो अब जब वो एरिया नहीं दिख रहा है तो ये तो खाली घायल कर देना होता, मरता नहीं। तो इन लोग ये रुक गए, उन्होंने कहा थोड़ी देर यार वेट करते हैं, और हो सकता है कि इन्हें कोई एक अच्छा शॉट लेने का मौका मिल जाए। तो ये एक जगह पे अपना बड़ी सेफ जगह पे पोजीशन बना करके ये लोग बैठे रहे। काफ़ी देर तक तो वहाँ पे बिल्कुल शांति छाई रही, ये बिल्कुल ना यहाँ से आवाज़ ना वहाँ से आवाज़। आदमखोर की तरफ से किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। आदमखोर भी अपना बिल्कुल थोड़ा बस लेटा हुआ है, अलर्ट होकर अपना जो भी था वो, बहरहाल मेरे को नहीं पता क्या था, लेकिन उसकी तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही थी। बहुत देर तक ये लोग बेचारे इस परेशान करने वाली शांति, ये परेशान करने वाली शांति होती है, ये शांति सुख देने वाली नहीं थी, परेशान करने वाली। गुलदार ने क्या किया, अपने शरीर को सिकोड़ लिया। होता है चाहे कितना बड़ा हो, अपने को सिकोड़ लेता है। और जब गुलदार ने अपना शरीर सिकोड़ लिया, तो अब इन लोगों को ये वो पूरा पूरा दिखाई देने लगा, अब उसका पूरा शरीर इनको दिखने लगा, और इन्हें मौका मिल गया शूट करने का। साथ में नासिफ साहब ने अपनी रोटवेल ब्राउनिंग की जो बैरल थी उसके लॉक को खोला, और सावधानी से निशाना लेकर आदमखोर पर गोली चला दी धाएं से, जो सीधा गुलदार को लगी, और वो वहीं पर ढेर हो गया। फिनिश्ड। पहला शिकार था इनका। ये मेरी फ़ोन पे इन्होंने सुनाई थी, तो वो मैंने आपको सुनाई है। कभी उनकी पूरी विस्तार में जब हो पाएगी, या कभी बात हुई तो उनसे आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा और पॉडकास्ट करेंगे। दोस्तों, आदमखोर गुलदार या बाघ को मारने से कहीं ज़्यादा कठिन काम उसे जंगलों में ढूंढना होता है यार। अब जैसे ये घनसाली वाला जो आदमखोर तेंदुआ है, इसकी टेरिटरी मैंने बताया ना, कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया, 2-3 स्क्वायर किलोमीटर की, 2 से 3 स्क्वायर किलोमीटर बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस एरिया की लोकेशन ऐसी है कि उसमें आदमखोर को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्रैप कैमरा लगा रखे हैं, दुनिया भर का फॉरेस्ट विभाग लगा हुआ है, शिकारी लगे हुए हैं, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है। अभी ये दिवाली से पहले ये श्री लखपत सिंह रावत जी भैजी से मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने बताया कि इस गुलदार ने अपना जो पहला शिकार है वो एक 3 साल की बच्ची को किया, फिर एक 7 साल की, फिर एक 13 साल की, तो 3 बच्चों को इसने मारा। असल में इसके ऊपर किसी ने गोली चला दी थी, जो इसके एक पाँव में लगी, पंजे के आसपास या पाँव में कहीं पर लगी है, और ये एक पाँव से घायल हो गया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वैसे तो ये 3 पाँव से चलता है, मतलब एक पाँव जो है इसका ऐसे हवा में रहता है, 3 पाँव से चलता है, एक पाँव इसका हवा में रहता है। वो दर्द है, तकलीफ है, जो भी है, लेकिन जब इसके को लगता है कि कोई डर या इसको कोई खतरा महसूस होता है, तो ये अपने पूरे चारों पाँव से दौड़ता है, मतलब फुल गैलअप में आ जाता है। उस टाइम ये अपने दर्द को भूल जाता है, ये बहुत तेज़ दौड़ने लगता है। दोस्तों, ये इतना चालाक गुलदार है कि ये समझ जाता है कि यार ये अगर बंधा हुआ पशु है तो ज़रूर इसके पीछे कहीं पे
बैठे हुए हैं, मतलब किसी बंधे हुए पशु या बेट के ऊपर ये अटैक नहीं करता, आता ही नहीं है, समझ जाता है कि यहाँ पे जाएगा तो खतरा है। और अपने मारे हुए शिकार को दोबारा खाने के लिए भी नहीं आता, जैसा मैंने पहले बताया आपको। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये किसी भी कैमरे में ट्रैक नहीं हो पा रहा है यार। 4-5 महीने होने को आ गए, लेकिन ये अभी तक इसकी झलक नहीं मिल रही है। अब किसी कैमरे में ट्रैक हो जाए तो भी पता चल जाएगा कि इसकी उपस्थिति कहाँ पे है, ये कहाँ पे, किस दिशा में है, तो वहाँ पे जाके शिकारी इसको मार सके, देख सके, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और जिस गांव में ये एक्टिव है, उस गांव के जो घर हैं वो थोड़ा थोड़ा दूरी पर बने हुए हैं, उनके मतलब चिपके चिपके घर नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूरी पे हैं। और उन सब के बीच में क्या है कि बाँस के पेड़ों के पैच है, ये कहिए बाँस के जंगल में बीजी है छोटे छोटे से। एक बड़ी मज़ेदार बात और है, ये लंगड़ा गुलदार जो है गांव वालों को तो ये अक्सर दिख जा रहा है, जहाँ तहाँ दिख जा रहा है गांव वालों को, लेकिन जो विभागीय अधिकारी और जो शिकारी वगैरह हैं उनके सामने नहीं आ रहा, उनको नहीं दिख रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो विभागीय यूनिफॉर्म है और जो शिकारी की ड्रेस और जो राइफल है, उन सबको ये पहचानने लगा है, या उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब पहचानने लगा है, इसलिए उन्हें देखते ही ये उस एरिया से गायब हो जाता है या कहीं छुप जाता है, इनकी नज़रों में नहीं आता है। इस लंगड़े आदमखोर गुलदार के अलावा वहाँ पर 8 गुलदार और हैं। शिकार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है कि गोली सिर्फ आदमखोर को ही लगे, गलती से भी कोई दूसरा सामान्य जो पशु भक्षी गुलदार है वो ना मारा जाए, नॉर्मल जो लेपर्ड है वो उसको ना गोली लग जाए, इस बात का स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस आदमखोर को ढूंढकर मारने के लिए कितनी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं ये लोग, ये शिकारी दल और वन विभाग के अधिकारी। बड़ा मुश्किल है यार। अब देखो कितने दिन और चलता है ये सब लुका छिपी का खेल। वैसे एक बात बताऊँ, मेरी जो दिली इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ कि यार इसे मारा ना जाए, मैं चाहता हूँ ये किसी पिंजरे में कैद हो जाए या इसे ट्रैंकुलाइज करके रिहैब सेंटर में भेजा जाए और वहाँ पे अपना 6 महीने साल भर इसका ट्रीटमेंट करो, जो भी इसको प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करा जाए, और फिर ट्रीटमेंट करने का जब ये ठीक हो जाए फिर देखा जाए आगे का कि क्या करना चाहिए। इसे किसी चिड़ियाघर के पिंजरे में रख दिया जाए या इसको एक मौका और दिया जाए जंगलों में रहने का, क्योंकि घर तो इसका जंगल ही है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये शौकिया आदमखोर नहीं है, इसकी मजबूरी है यार आदमखोर होना, एक पाँव से मजबूर है, शिकार नहीं कर पा रहा है। अरे यार जंगल के जानवरों को तो छोड़ो, ये घरों में पलने वाले जो कुत्ते होते हैं उनका तक शिकार नहीं कर पा रहा है, जो मतलब थोड़ा बड़े साइज के जो कुत्ते हो जाते हैं, भोटिया वोटिया टाइप के जो हो जाते हैं, या क्रॉस ब्रीड भोटिया की जो होती हैं, ये उनसे भी नहीं लड़ पा रहा है, मार ही नहीं पा रहा है उन्हें, एक पाँव का काम ही नहीं कर रहा है, किसी बड़े इंसान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, छोटी छोटी मुर्गियाँ या छोटे छोटे जो कुत्ते के हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, उन पर ही अटैक कर रहा है, किसी बड़े उस पर अटैक नहीं कर रहा है। अब जो भी है यार, ये तो भविष्य ही तय करेगा कि इसकी किस्मत में क्या होना लिखा है, हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आज बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है पीठ पे यार, तो फिलहाल तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। यार दोस्तों, आज बैठा नहीं जा रहा है तो माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उत्तरांचल डायरीज़ को अपना कीमती समय देते हैं। दोस्तों, जो बात हमेशा कहता आया हूँ, वही बात आज फिर दोहरा रहा हूँ कि उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना चैनल है, इसे जितना आगे तक संभव हो ले जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको कहीं पर रोका जाए, इसको हम ले जाएं और आगे तक ले जाएं। इसके लिए आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
जो मित्र, जो भी महिला या पुरुष, जो भी मित्र इस चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा अभिनंदन और आभार स्वीकार करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, अपने कोलीग्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, पड़ोसियों सबके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप कह रहे होंगे स्ट्रेन पड़ रहा है, शायद आप लोगों को, कई लोगों को पता नहीं होगा कि मैं पिछले 9-10 साल से कंटिन्यूस बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ। मेरा बैकग्राउंड हमेशा यही रहता है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। तो मैं इसकी कहानी मैंने पूरे एक्सीडेंट की अपने उत्तरांचल डायरीज में सुनाई हुई। अगर आप जानना चाहें कि क्यों हुआ ऐसी हालत मेरी, तो पता चल जाएगा आपको। तो फिलहाल तो दोस्तों आज्ञा दीजिए और मिलता हूँ जल्दी किसी ना किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।